जी क्लास। तो बड़े इस लेक्चर में अब हम चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली चैप्टर नंबर 6 में हमारे पास ग्रेविटेशन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट। पहला एमसीक्यू है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन टू bodies is double, the gravitation force between them is also become quadruple। तो कह रहे हैं दो बॉडीज के दरमियान ग्रेविटेशन फोर्स हम निकाल लें। पहला, अगर r जो है वो 2r हो जाए तो फोर्स पे क्या इफेक्ट आएगा, ग्रेविटेशन फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है क्लास, F इजिकल टू, सोल्यूशन पे आते हैं, F इजिकल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जो चीज़ें चेंज हो रही है उसके हिसाब से नया फॉर्मूला बना दें। क्या हो जाएगा, न्यू फॉर्मूला F प्राइम इजिकल टू G m1 m2 अपॉन r प्राइम का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, ये 1 है क्वेश्चन। अब वैल्यूज प्लेस कर दें, G m1 m2 ऐसे ही रहा, r की जगह 2r आ गया स्क्वायर के साथ, तो F प्राइम हो जाएगी G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो जो चीज़ नहीं आई है उसको अलग कर लें, वैल्यू को 1/4 को हमने सेपरेट कर लिया, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर अलग कर लिया। ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, ओरिजिनल फोर्स के। तो कंपेयर कर लें फ्रॉम 1, तो F प्राइम इजिकल टू 4/F/4 के बराबर है। तो ये था डिस्टेंस अगर डबल कर दिया जाए। यहाँ पे कह रहे हैं ठीक है, तो ये वन फोर्थ इसका आंसर होगा। या क्वाड्रुपल। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ G कैन आल्सो बी एस्टिमेटेड बाय नोइंग द एवरेज। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो G की है वो किससे मालूम की जा सकती है, अगर आपको मास पता हो। ओके, द सन exerts force of attraction on planet keeps the body in the orbit। सन जो प्लैनेट्स के ऊपर फोर्स लगाता है ताकि उन्हें अपने ऑर्बिट में मेंटेन रखें। ये सन है हमारा, इलिप्टिकल ऑर्बिट है इसका। ये एक फोकस पे सन मौजूद है, या तो इस फोकस से मान लें या इस फोकस से मान लें। तो ये प्लैनेट्स है, ये अर्थ है, मूव कर रही है, तो इन्हें अपने ऑर्बिट में माउंट रखता है ड्यू टू सेंट्रिफ्यूगल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। इफ द रेडियस ऑफ अर्थ वर श्रिंक इट्स मास रिमेन सेम। अगर रेडियस जो है वो श्रिंक होगा अर्थ का और मास जो है सेम रहेगा, then the acceleration due to gravity on the surface of earth will be increases। G का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, G is equal to G m या पाउंड r स्क्वायर। तो G का ताल्लुक जो है वो मास से डायरेक्ट है, लेकिन रेडियस से क्या आ रहा है, इन्वर्स आ रहा है। तो अगर रेडियस आप बढ़ाएंगे, श्रिंक कर देंगे, कम कर देंगे, तो मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। रेडियस कम करेंगे
तो ग्रेविटी बढ़ेगी और मास भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि रेडियस आप क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस कम कर। द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर भी होती है और यही फोर्स सेंट्रिपेटल फोर्स के बराबर भी आ रही होती है। A man ascends goes to a height, मैन जो है वो ऊंचाई पे जा ascends goes to a height equal to the radius of earth. From its surface, its weight related to the earth will become. एक मैन जो है वो गोस कर रहा है हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सरफेस, तो उसके वेट पे क्या इफेक्ट आएगा, तो ये डायग्राम आपने ध्यान में रखनी होगी कि हमारी अर्थ है, इसका मास me है, इसका रेडियस r है। तो अगर कोई बॉडी कितना डिस्टेंस ऊपर जाए, re जितना ऊपर जाए, यहाँ पे चली गई, तो इस पॉइंट पे उसकी वैल्यू ऑफ जी कितनी हो जाती है, जी प्राइम, ये आपको बताना होता। और अर्थ की सरफेस पे वैल्यू ऑफ जी कितनी आती है, हमारे पास जी के बराबर आती है, जिसको हम 9.8 कहते हैं, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। इसका आंसर आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सरफेस पे फॉर्मूला ये होता है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, और इस हाइट पे इनका डिस्टेंस हो जाता है, यहाँ पे इनका डिस्टेंस होता है आर, और यहाँ पे डिस्टेंस हो जाता है आर प्राइम। तो ये आर प्राइम बराबर होता है आर ई प्लस हाइट के। आर ई प्लस हाइट। तो वैल्यू ऑफ जी सरफेस पे कितनी होती है हमारे पास, सरफेस ऑफ अर्थ, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, और आर यहाँ पर आर ई के बराबर होता है, तो ये फॉर्मूला ही बन जाता है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। और वैल्यू ऑफ जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस से, तो यहाँ फॉर्मूला हमारे पास होता है जी प्राइम इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाय आर प्राइम का स्क्वायर, और आर प्राइम बराबर होता है आर ई प्लस एच के, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले आपको याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। तो इस सवाल में क्या कह रहे हैं कि एक मैन जो है वो असेंड्स हुआ है, उसकी हाइट कितनी इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये इस सवाल की बात हो रही है फॉर्मूले की कि एक पर्सन जो है वो अर्थ से कितनी ऊंचाई पर गया है, उसकी हाइट बराबर है रेडियस ऑफ अर्थ के। तो बताइए वहाँ पे वैल्यू ऑफ जी कितनी हो जाएगी, तो यहीं से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हाइट हमें गिवन है आर ई के बराबर, रख दीजिए यहाँ पे इस इक्वेशन में। तो जी प्राइम कितना हो जाएगा, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस आर ई होल स्क्वायर। तो जी एम ई अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, जी एम ई डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर। अब ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू बराबर है 1 के, यानी कि 9.8 के।
तो क्या हो जाएगा, जी प्राइम इज इक्वल टू जी अपॉन 4। तो इस पॉइंट पे आके इसकी वैल्यू, अगर वो h हाइट उसने कवर की तो कितनी हो जाएगी, जी अपॉन 4 हो जाएगी। अगर वो यहाँ से ट्वाइस जाता तो उसकी हाइट और मज़ीद क्या हो जाती, कम हो जाती। वैल्यू ऑफ जी जो है हाइट पे क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, और डेप्थ पे भी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, लेकिन हाइट पे ज़्यादा डिक्रीज़ होती है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है वैल्यू ऑफ जी, सरफेस ऑफ अर्थ पे, MCQ आता है। मैक्सिमम कहाँ पे आती है, सरफेस ऑफ अर्थ पे। तो वैल्यू ऑफ जी इसकी होगी। अब इसका वेट निकालें तो वेट कितना आ जाएगा, वेट का फॉर्मूला होता है mg, डब्ल्यू प्राइम हो जाएगा mg प्राइम, क्योंकि मास तो चेंज नहीं होगा पर्सन का, उसके हाथ पाँव तो उतने ही होंगे जब वो ऊंचाई पे जा रहा है। तो mg अपॉन 4, तो अल्टीमेटली इसका वेट भी कितना हो जाएगा, ये बराबर है ओरिजिनल वेट के, वेट अपॉन 4। तो वेट भी कितना हो जाएगा उसका नया वेट, एक्चुअल वेट का 4 टाइम लेस हो जाएगा, ठीक है, 1/4 हो जाएगा। तो इस तरह के काफ़ी सारे MCQs आएंगे कि ऑब्जेक्ट अगर कितनी हाइट पर जाए, RE के बराबर जाए तो ये हो जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की सरफेस से 2 RE के बराबर जाए तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैं इसको सरफ कर रहा हूँ ताकि इस तरह के न्यूमेरिकल आपको करना आ जाए। बस आपने फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करना होगा, इसको ध्यान में रखें। ये अर्थ है, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास कितनी हाइट पे जाए, हाइट यहाँ से नापी जाती है, ये हाइट कितनी है, RE के बराबर, और अगर हाइट कितनी हो जाए, 2 RE के बराबर हो जाए, और अगर हाइट कितनी हो जाए, 3 RE के बराबर हो जाए। तो इन तीनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 RE, तो अगर h RE था तो उसका आंसर क्या है, जब h आपके पास कितना हो जाएगा, 2 RE, जब h कितना हो जाएगा, 3 RE। जब 2 RE होगा तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे ऐसी जगह रख देंगे 2 RE, तो RE प्लस 2 RE कितना हो गया, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। G/9 आ जाएगा। बस जो भी हाइट हो उस हाइट में एक वैल्यू ऐड कर कर उसका स्क्वायर कर देंगे और वो चीज़ वैल्यू नीचे आ जाएगी। यानी जब हाइट कितनी थी, RE थी, तो RE में 1 ऐड किया था, 2 RE हो गया था, और 2 RE का स्क्वायर किया था तो 1/G/4 आ गया था। और जब 2 RE है तो 2 RE में हम एक RE ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 RE स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 RE हो जाएगा स्क्वायर। तो वैल्यू क्या बन जाएगी, G/9। सिमिलरली अगर हाइट कितनी हो जाए, थ्राइस ऑफ अर्थ हो जाए, तो कितना हो जाए कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की सरफेस से कितनी ऊंचाई पर चला जाए, कितनी हाइट पर चला जाए, 3 RE के बराबर चला जाए, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, G/16 हो जाएगी, G/9, G/4। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि डायरेक्ट आपको करने में आसानी रहे। अब आगे MCQs आएंगे तो मैं डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं वहाँ पे पूरा सोल्यूशन करके नहीं दिखाऊंगा आपको। सिमिलरली अगर तीसरे वाले पे करें तो तीसरे वाले पे क्या हो जाएगा, हाइट कितनी हो गई हमारे पास, h बराबर किसके, 3 RE के, 3 RE रख दिया यहाँ पे, 3 में 1 ऐड किया तो कितना हो गया, 4 RE का स्क्वायर किया तो कितना हो गया, 16। तो कितना आ गया इसका आंसर, 16 आ गया। G/16 आपके पास उसमें कमी आ जाएगी, और उतनी ही कमी मास वेट में भी आएगी जितनी आपके पास वैल्यू G में है। ओके, ठीक है। अब सरफेस गो डिस्टेंस इक्वल टू डबल ऑफ द अर्थ सरफेस, अगर डबल जाएंगे तो मैंने आपको बताया कितना आएगा इसका आंसर, 1/9 आ जाएगा। अभी हमने डिस्कस किया था ये वाला। अगर 2 RE होगा तो कितना, G/9 होगा, तो ये लिखा हुआ है। और अगर 3 RE होगा तो G/16 हो जाएगा। इतनी डिक्रीज हो जाएगी वैल्यू जी। A body weighing 500 Newton on the earth taken on the radius of earth equal to the earth's surface. This new weight will be, तो एक बॉडी को जो है वो अर्थ की सरफेस से कितनी ऊंचाई पर ले गए, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ले गए, तो उसकी वैल्यू ऑफ जी कितनी हो जाएगी, आपको पता है वैल्यू ऑफ जी हो जाएगी उसकी कितनी, G/4। तो G/4 से आप उसका वेट निकाल लें, उसका मास गिवन है तो वेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
यहीं से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो उसका वेट हो जाएगा आपके पास mg/4। तो रख दीजिए वैल्यू। मास आपको गिवन है, कितना है इसका, अच्छा वेट गिवन है, सॉरी 500 न्यूटन को डिवाइड करेंगे 4 से तो 125 न्यूटन आ जाएगा, सिंपल। यानी कि डायरेक्ट यही हो गया कि अगर उस बॉडी का वेट कितना है 500 न्यूटन है, तो 500 न्यूटन को जब आप डिवाइड करेंगे 4 से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, वो 125 न्यूटन हो जाएगा। A man weight W is on the surface of Earth, his weight on the Earth radius above the surface, तो कितना आ जाएगा W/4, ये लिखा हुआ है यहाँ पर आंसर, ये लिखा। ठीक है, तो सारे से रिलेटेड हमारे एमसीक्यूज हो गए। द वेट ऑफ 60 किलोग्राम ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ मून, कितना हो जाएगा 0। किसी भी अर्थ के अगर आप सेंटर पे जाते हैं, डेप्थ के आगे सवाल आते हैं यहाँ पे, तो हाइट के मैंने आपको बता दिया। हाइट का कोई और आएगा तो मैं उसको डायरेक्ट कर दूंगा, एक देख लूँ कोई हाइट का आ रहा है इसकी। ये वाले आ रहे हैं हाइट के। द मास ऑफ अर्थ सेम रेडियस बिकम हाफ, अगर मास ऑफ अर्थ एट द सेम रेडियस बिकम हाफ, अगर मास को आप हाफ कर देंगे तो वैल्यू ऑफ जी भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। वैल्यू ऑफ जी एट हाइट आर ई कितनी हो जाएगी, G/4, ये भी हमने किया था। द वैल्यू ऑफ जी एट डेप्थ, डेप्थ वाला भी हम करते हैं। और कौन सा आ रहा है, हाइट वाला। अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इफ वी गो डिस्टेंस इक्वल टू थ्राइस ऑफ अर्थ रेडियस, तो कितना हो जाएगा G/16, 2017 में आया है, ये वाला भी हमने कर लिया है। ये रहा कि अगर उसका हाइट कितनी ऊपर जाए हम अर्थ की सरफेस से, थ्राइस ऑफ द रेडियस, 3 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो जी पे कितना फर्क आएगा, तो जी प्राइम विल बी इक्वल टू G/16 है। 9.8 को 16 से आप डिवाइड कर दें, कितनी कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमने इसके सारे कर लिए। द वेट ऑफ अ मैन इज 600 न्यूटन एट अर्थ, हिज वेट ऑन मून where G is equal to 1/6 G/6 will be, तो ये भी आसान है, इसमें ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ठीक है, हमने हाइट वाले सारे कर लिए हैं। अब हम डेप्थ वालों पर आ जाते हैं कुछ। तो अभी जो एमसीक्यू आया था उसमें कह रहे हैं कि ग्रेविटी जो मून पर है वो कितनी है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ है 9.8 डिवाइडेड बाय 6 है। तो बताइए वेट कितना हो जाएगा। तो वेट ऑन मून भी कितना हो जाएगा, मास तो भले अर्थ पे लें या कहीं भी लें, मास उतना ही रहेगा। मास क्वांटिटी ऑफ मैटर है और क्वांटिटी ऑफ मैटर हर जगह सेम रहती है, मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी ऑन मून। तो ग्रेविटी ऑफ मून किसके बराबर है, GE 1.16 करके कुछ है, गिवन है, आप देख लेते हैं। जब हम नहीं गिवन बहरहाल तो हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसका आप पर्सन का वेट निकाल लें। अर्थ पे कितना है इसका वेट, 600 न्यूटन है। अच्छा जी, तो सबसे पहले आपको इसका चाहिए होगा तो Gm किसके बराबर है, GE/6 के बराबर है। GE/6, इस GE इसकी बजाय आ जाएगा क्योंकि 9600 न्यूटन जो वैल्यू है ये mGe की वैल्यू है, पर्सन का जो वेट है। तो इसको आप 6 से डिवाइड कर देंगे, पुट इन 1, तो क्या आ जाएगा, वेट ऑफ मून 600 डिवाइड बाय 6
100 न्यूटन आ जाएगा तकरीबन। सही। अच्छा जी, ऊपर चलते हैं दोबारा। हम कहाँ से कहाँ गए थे? द वेट ऑफ अ बॉडी द सेंटर ऑफ अर्थ। अब ज़रा डेप्थ का देख लीजिए। डेप्थ के जो हमारे पास न्यूमेरिकल होते हैं वो क्या होते हैं कि जब हम अर्थ की डेप्थ पे जाते हैं तो जब अर्थ की डेप्थ पे हम जा रहे होते हैं तो वहाँ पे ये मान लीजिए अर्थ है, आप इधर कहीं आ गए हैं, ये सेंटर है। इतनी डेप्थ पे अगर हम आ जाएं तो यहाँ पे तो वैल्यू ऑफ जी आपके पास 9.8 के बराबर होती है, ये सबको पता है। यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ जी आएगी जिसको हम जी प्राइम कहते हैं वो कितनी होती है? जी प्राइम बराबर होती है 1 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी अपॉन आर ई। आर ई आपके पास रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये आपके पास रेडियस ऑफ अर्थ है, ये डेप्थ आ रही है आपके पास। ये इसका जो है वो वैल्यू ऑफ जी यहाँ पे कितनी आएगी? इस फॉर्मूले से आएगी। तो इसको आपको यहाँ से इस तरह से सॉल्व करना पड़ता है। तो कह रहे हैं व्हेन द बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। तो सेंटर ऑफ अर्थ पे ये बात याद रखिए कि सेंटर ऑफ अर्थ पे वैल्यू ऑफ जी जो है वो ज़ीरो हो जाती है। जी प्राइम ज़ीरो हो जाती है। इसकी वजह से वेट भी क्या हो जाता है आपका? ज़ीरो। वेटलेसनेस कहते हैं जहाँ पे वेट क्या हो जाए? ज़ीरो। तो हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं एट द सेंटर ऑफ अर्थ जब आप अर्थ के सेंटर पे पहुंच जाएंगे, यानी कि आप अर्थ की सरफेस से यहाँ तक आ गए, इतनी डेप्थ आपने कवर कर। डेप्थ किसके बराबर हो गई आपके पास? आर ई के बराबर। तो एट सेंटर ऑफ अर्थ डेप्थ किसके बराबर हो जाती है? रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाती है। तो वहाँ पे जी प्राइम फाइंड कीजिए और जी प्राइम के बाद उसका वेट भी फाइंड कीजिए कि वेट कितना हो जाएगा। सोल्यूशन पे आते हैं, डेटा आपने बना लिया है। तो फॉर्मूला क्या है कि जी प्राइम इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई। तो डेप्थ की वैल्यू रखते हैं। डेप्थ कितनी है आपके पास? आर ई के बराबर है 1 माइनस आर ई अपॉन आर ई। तो जी बराबर हो जाएगा 1 माइनस आर ई अपॉन आर ई। कितना हो गया? डिवाइड हो गया 1 हो गया। 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। 0 से जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? जी प्राइम क्या आ गया आपके पास? 0। जब वैल्यू ऑफ जी 0 हो गई तो वेट कितना हो जाएगा? क्योंकि वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी। तो ये भी 0 हो जाएगा। तो अर्थ के सेंटर पर क्या होता है? वेट 0 हो जाता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं वेटलेसनेस, वजन से आज़ाद। द वेट एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज 0। ठीक है जी, बता दिया आपको। एट द सेंटर ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है? 0 होती है। ये भी बता दिया आपको। जी को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। अच्छा जी, इफ द अर्थ श्रिंक टू इट्स हाफ साइज द वैल्यू ऑफ जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैल्यू ऑफ जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ब्लैक होल तक में सेम रहती है। द वेट ऑफ अ बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, weight of a body at the surface of earth is 980 newton. Its mass on moon will be, चलिए वेट ऑफ अ बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ पे इतना है। पूछ रहे हैं इसका मास बताइए मून पे कितना होगा। तो मास तो उतना ही रहेगा जितना अर्थ पे। मास में कोई ना कुछ चेंज आता है। मास तो क्वांटिटी ऑफ मैटर है। तो इसका मास आप यहीं से निकाल लें और कहते हैं वही इसका आंसर होगा। इसके 980 को जब आप 9.8 से डिवाइड करेंगे तो 100 किलोग्राम आ जाएगा। वेट गिवन है आपको 980 न्यूटन। कह रहे हैं मास बताएं। मास भले आप अर्थ पे निकालें या मास आप मून पे निकालें, दोनों पर सेम आएगा। जी
9.8, क्योंकि अर्थ पे गिवन है। कहाँ पे गिवन है बेटा आपको? अर्थ पे गिवन है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करना है, तो m बराबर हो जाएगा, क्योंकि वेट बराबर होता है mg के, w अपॉन जी। तो 980 डिवाइड बाई 9.8, मास आ जाएगा 100 किलोग्राम। अच्छा एमसीक्यू था, ट्रिकी। द वैल्यू ऑफ जी वेरीज ग्रेटरली विद एल्टीट्यूड देन दैट। ये बात याद रखिएगा कि वैल्यू ऑफ जी वैसे तो दोनों पे डिक्रीज होती है। वैल्यू ऑफ जी हाइट पे भी डिक्रीज होती है, देख रहे हैं आप, और डेप्थ पे भी डिक्रीज हो रही है। यानी कि जी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हाइट पे भी डिक्रीज होती है, यानी कि आप सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाएं तो भी डिक्रीज होती है। जब आप सरफेस ऑफ अर्थ से डेप्थ में जाएं, डिक्रीजेस विथ हाइट ऑल्सो, डेप्थ भी डिक्रीज होती है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा डिक्रीज कहाँ होती है? वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस डेप्थ पे ज़्यादा डिक्रीज होती है, सॉरी हाइट पे ज़्यादा डिक्रीज होती है एज कंपेयर टू डेप्थ। ठीक है, हमारी बुक में भी लिखा हुआ है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इसको कैलकुलेट करना तो मुश्किल है, लेकिन बहरहाल इस पे बुक्स में ही लिखा हुआ है कि हाइट पे ज़्यादा डिक्रीज होती है। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, तो हम अपनी बुक के हिसाब से आंसर देंगे कि हाइट पे ज़्यादा डिक्रीज होती है। वेरीज ग्रेटरली विथ एल्टीट्यूड देन डेप्थ। एल्टीट्यूड को हाइट भी कहते हैं, इसे याद रखिएगा। What is the correct statement about G? Its maximum at the center of Earth. It varies equally with height and depth. नहीं, it varies more rapidly with height than depth. ये वही वाली बात दोबारा आ गई थी, ये वाला कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। वैल्यू ऑफ G एट डेप्थ RE/2, ये नहीं किया था, इसको कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ G बतानी है, अगर हम डेप्थ कितना जाएँ, RE/2 जाएँ, तो ये कितना हो जाएगा? G/2। देख लेते हैं इसको। डेप्थ का फॉर्मूला लिखा हुआ है हमारे पास, अगर डेप्थ कितनी RE/2 है, तो देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, बात आएगा कि वैल्यू ऑफ जी हाइट पे ज़्यादा डिक्रीज होती है एज कंपेयर टू डेप्थ, या वेरी मोर रैपिडली विथ हाइट एल्टीट्यूड देन डेप्थ। अब क्वेश्चन जो है उसमें कह रहे हैं कि डेप्थ किसके बराबर है? RE/2 के बराबर है। तो बताइए वहाँ पे वैल्यू ऑफ जी कितनी होगी? डेप्थ की बात होगी, डेप्थ। तो डेप्थ का फॉर्मूला ये होता है G' G1 माइनस D/RE। डी की जगह आप RE/2 रख दें, तो मैंने RE रखा है यहाँ पे, 2 नीचे चला गया और नीचे RE मौजूद था, RE से RE डिवाइड हो गया, तो 1 माइनस हाफ बच गया। एक में से आधा गया तो क्या बच गया? हाफ बच गया। 1/G/2 आंसर आ गया इसका। ठीक है जी, G/2 आंसर आ गया। The distance between body and earth increases, the value of G also decreases। अच्छा, बॉडी डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज हो जाएगी, ऐसी बात है। जी का ताल्लुक जो है वो डिस्टेंस से क्या है? इन्वर्स है। तो अगर आप आर को बढ़ाएंगे तो यकीनन जी जो है वो कम हो जाएगा। द डायमेंशन ऑफ जी ये हम चैप्टर 1 में भी कर चुके हैं, ये आंसर आता है इसका, इसको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। द ओशन टाइड्स आर कॉज्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ। तो बोथ होता है सन एंड मून। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ मून से होता है, लेकिन सन से ही बनती है, मून से ही बनती है दोनों। ये भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन हमारे बुक में जो लिखा हुआ है बोथ सन एंड मून, तो हम उसका ही आंसर लिखते हैं। वरना टाइडल वेव्स जो होती हैं वो ज़्यादातर मून से ही बनती हैं, तो बोथ सन एंड मून इसका आंसर होगा। द वैल्यू ऑफ जी जो जिसने दी थी ग्रेविटी हेनरी कैवेंडिश ने दी थी यूजिंग कैवेंडिश बैलेंस।
तो इसके न्यूमेरिकल हो गया। वेटलेसनेस पे आते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट के। द अपेरेंट वेट ऑफ अ बॉडी इन सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ इज ऑलवेज 0। सैटेलाइट क्योंकि जो है वो फ्री फॉलिंग कंडीशन में होती है, तो उसमें जो अपेरेंट वेट आता है आपके पास वो कितना आता है, 0 आता है। सैटेलाइट इज बेसिकली यानी मून जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द फ्री फॉल मोशन में गिर रहा है। एलिवेटर स्टार्ट अप फ्रॉम रेस्ट एट द बेसमेंट, इनिशियल एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पैसेंजर एलिवेटर फील्स दैट इट्स वेट हैज़ बीन, अगर एलिवेटर स्टार्ट हो रही है, अब जा रही है, तो वेट जो है वो बढ़ता हुआ फील होता है। एलिवेटर रुकी भी हो तो एक्चुअल वेट आता है। एलिवेटर ऊपर जाती है तो भी वेट बढ़ता हुआ फील होता है। एलिवेटर जब नीचे आती है तो वेट जो है वो कम होता हुआ फील होता है। स्टैंडिंग इन द एलिवेटर विच इज़ मूविंग डाउन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो लेस देन एक्चुअल वेट हो जाएगा। ये फॉर्मूले मैंने आपको अभी चैप्टर नंबर 3 में बताए थे। एलिवेटर के दोबारा यहाँ बता देता हूँ, देख लीजिए। तो बेटा एलिवेटर के केसेस में यह बात होती है कि एलिवेटर में हमारे पास अगर एलिवेटर हमारे पर रेस्ट में है, एक इसमें हमने वेट मशीन हैंग की हुई है, ये केबल है रेस्ट में अभी रुकी हुई, इससे हमने कोई मास सस्पेंड किया हुआ है। ये इसका वेट का वेक्टर डाउनवर्ड और ये इसका टेंशन का वेक्टर अपवर्ड। इसी को हम अपेरेंट वेट भी कहते हैं, डब्ल्यू प्राइम या एफ प्राइम भी कहते हैं। सही। तो अगर एलिवेटर रेस्ट में है तो आपके पास एक्चुअल वेट इसके बराबर आता है। अपेरेंट वेट और एक्चुअल वेट आपस में सेम आ रहे होते हैं। अगर एलिवेटर एक्सेलरेट करती है ये इसमें वेट मशीन लगी हुई है, तो अभी ये वेट कितना शो कर रही है, मिसाल के तौर पर 8 न्यूटन। लेकिन अगर एलिवेटर जो है वो कहाँ मूव कर रही है, अपवर्ड मूव कर रही है। इसमें हमने केबल लगाई हुई है, अपवर्ड जा रही है, एक्सेलरेट कर रही है अपवर्ड। तो यहाँ पे इसका जो वेट का वेक्टर आएगा वो छोटा होगा एज कम्पेयर टू इट्स अपेरेंट वेट। और फिर ये फोर्स से ऊपर जा रही है, तो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे किसके बराबर आ जाती है कि डब्ल्यू प्राइम जो है वो ग्रेटर है वेट से, या आप इसको एफ प्राइम भी लिख सकते हैं, मर्जी आपकी। अपेरेंट वेट को एफ प्राइम भी कहते हैं, डब्ल्यू प्राइम भी कहते हैं। चैप्टर 3 में मैंने उसको एफ प्राइम कहा था। तो रिजल्टेंट फोर्स ये एफ किसके बराबर हो जाएगी कि अगर ये 10 न्यूटन है, ये 8 न्यूटन है, तो ये कितनी हो जाएगी, 2 न्यूटन मिसाल के तौर पर। तो डब्ल्यू प्राइम माइनस डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू को हम इधर ले आएंगे कि हमें अपेरेंट वेट निकालना है। डब्ल्यू प्राइम बराबर हो जाएगा एफ प्लस डब्ल्यू के, एम ए प्लस एम जी, ए प्लस जी इसका आंसर आएगा। और अगर एलिवेटर जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है, डाउनवर्ड जा रही है, तो यहाँ पे इसका वज़न जो है वो कैसा फील होता है। अब एलिवेटर ऊपर जाती है, इसका वज़न आपको 8 के बजाय कितना यूज होगा, 10 न्यूटन। तो बेसिकली ये होता इसलिए है कि जब इस वज़न को आप उठाते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, तो आपको ताकत ज़्यादा लगानी पड़ती है इसके वज़न से ज़्यादा। यानी एक ऑब्जेक्ट को अगर मैं लिफ्ट कर रहा हूँ, इसको अगर मैं यूनिफॉर्म स्पीड से उठा रहा हूँ, यानी कि इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो इसका वेट मुझे कितना लगाना पड़ रही है, फोर्स इसके वेट के बराबर। लेकिन इसी मार्कर को अगर मैं यूँ उठाऊँ, एक स्पीड से उठाऊँ, एक्सेलरेशन से उठाऊँ, तो मुझे इस पर फोर्स इसके वज़न से ज़्यादा लगानी पड़ती है। तो उसी फोर्स को हम यहाँ पे अपेरेंट वेट कह रहे होते हैं।
और जब एलिवेटर में आप ये फील भी कर सकते हैं, एलिवेटर में वेट मशीन लेके चले हैं, एलिवेटर में ऊपर जाएं तो आपका वज़न जो एलिवेटर रुकी हुई होगी वो एक्चुअल वेट होगा। जब एलिवेटर ऊपर जाएगी आपको अपना वज़न बढ़ता हुआ फील होगा, और जब एलिवेटर नीचे आ रही होगी तो आपको अपना वज़न जो भी है उससे कम वैल्यू नज़र आ रही होगी इसमें। तो अगर ये एलिवेटर अब डिक्लाइन जा रही है, डिसलेट कर रही है, तो देखें ये वही मास इसमें हैंग हुआ है, वेट का वेक्टर ये ज़्यादा हो गया, अपेरेंट का वेक्टर जो है एफ प्राइम या डब्ल्यू प्राइम स्मॉल माना जाएगा, टेंशन कम मानी जाएगी। तो यहाँ पे जो फोर्स आ रही है रिजल्टेंट फोर्स उसके बराबर होगी, क्योंकि इधर एक्चुअल वेट ज़्यादा है अपेरेंट वेट से, तो फोर्स बराबर हो गई, बड़े में से छोटे को माइनस कर दें, फिर डब्ल्यू प्राइम को इधर ले आएँ तो माइनस में डब्ल्यू प्राइम बराबर हो जाएगा W माइनस एफ एम जी माइनस एम ए जी माइनस ए। तो ये हमारे पास एलिवेटर के कुछ केसेस हैं। तो यहाँ पे था कि एलिवेटर जो है वो नीचे आ रही थी, और एलिवेटर का चौथा केस क्या होता है कि अगर केबल टूट जाए, केबल क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, वो मैं यहाँ बना रहा हूँ। अगर केबल टूट जाए, मिसाल के तौर पे केबल टूट गई, ब्रेक हो गई केबल, तो अभी एलिवेटर नीचे जो एक्सेलरेट करेगी फ्री फॉल मोशन से करेगी, तो इसका एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, जी के बराबर हो जाएगा। तो ये रहा डाउनवर्ड मोशन का फॉर्मूला, लगाइए इस पर आप देखें इसका वेट कितना शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे अभी जो अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन में इसका वेट कम आ रहा होगा, अभी कितना आ रहा है, 6 न्यूटन आ रहा है। जब रुकी हुई थी तो 8 था, जब ऊपर गई तो 10 हो गया, बढ़ गया, जब नीचे आई तो कितना हो गया, 6 न्यूटन। लेकिन जैसे ही केबल टूटेगा, अब देखें ये वेट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास। तो इस टाइम पर बस आपको इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना पड़ेगा कि भले इससे मास हैंग हुआ है, लेकिन वेट मशीन क्या शो कर रही होगी, 0 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे इस ए की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, फॉर्मूले में क्या हो जाएगा आपके पास, डब्ल्यू प्राइम बराबर हो जाएगा एम जी माइनस ए, और ए की जगह कौन आ गया, जी आ गया, जी माइनस जी, तो जी माइनस जी 0 हो गया, तो वेट भी क्या हो गया, 0। तो इस कंडीशन को भी हम क्या कहते हैं, वेटलेसनेस कहते हैं। तो सैटेलाइट, मून, जितने भी अर्थ के इर्द गिर्द जो चीज़ें ऑर्बिटिंग कर रही हैं वो सब वेटलेसनेस की हालत में होती हैं। तो मून के सेंटर पे भी अगर कोई चीज़ जाएगी तो वहाँ पे भी यही कंडीशन आएगी कि मून की भी कुछ ना कुछ ग्रेविटी सेंटर पे, अगर मून के आप जाएंगे डेप्थ में तो वहाँ पे भी वैल्यू ऑफ जी 0 होगी, वेट 0 हो जाएगा। तो सैटेलाइट में भी इसलिए जो है सैटेलाइट भी जो है वो गिर रही होती है। सैटेलाइट का इतना मास नहीं होता कि वो अपनी वैल्यू ऑफ जी क्रिएट कर सके। वैल्यू ऑफ जी क्रिएट करने के लिए कम से कम ऑब्जेक्ट का मास चांद जितना तो हो, तब वो थोड़ी सी अपनी वैल्यू ऑफ जी क्रिएट कर सकता है। अब आप देखें अर्थ की वैल्यू ऑफ जी कितनी है, स्मॉल जी 9.8, मून की कितनी है 1.612, जुपिटर की कितनी है 25। तो अर्थ पे तो हम इस तरह से चल लेते हैं, तो अगर मून की बात करें तो मून पे हम इस तरह चल नहीं सकते, उनको हमें जंप करनी पड़ेगी, तो भी 2-3-4 सेकंड बाद जाके दूसरी जगह पहुँचेंगे। और जुपिटर पे तो इतनी है कि चलना बहुत बड़ा मसला हो जाएगा हमारे लिए, पैरों में इतनी जान नहीं। तो बहरहाल ये एलिवेटर कुछ केसेस थे जो मैंने आपको बता दिए, एक्सप्लेन कर दिए। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ एमसीक्यू, इट्स अ पार्ट ऑफ थ्योरी, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ताकि आगे मुझे बताने में प्रॉब्लम ना हो एमसीक्यू से। अच्छा जी, आर्टिफिशियल ग्रेविटी इज प्रोड्यूस इन अ स्पेसक्राफ्ट टू ओवरकम द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। हम जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट करते हैं ताकि साइंटिस्ट जो है स्पेसक्राफ्ट के अंदर इजीली वॉक कर सकें, चल फिर सकें। आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैन बी क्रिएटेड बाय स्पेसक्राफ्ट, उसको स्पिन कराना पड़ता है। ऑर्बिटिंग तो अर्थ करा दी थी फ्री में उसको, स्पेसक्राफ्ट को आपने डिस्टेंस पे ला के ड्रॉप किया, जैसे सन गिर रहा है अर्थ के इर्द गिर्द, वैसे ही जैसे मून गिर रहा है अर्थ के इर्द गिर्द, वैसे ही सैटेलाइट भी गिरने लगती है डिस्टेंस पे आके, लेकिन अर्थ की सरफेस पे नहीं पहुंच पाती। तो ऑर्बिटिंग मोशन तो उससे फ्री में अर्थ करा देती है, लेकिन स्पिन मोशन हमें वहाँ पे करानी पड़ती है, जिसकी वजह से हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्रिएट करते हैं और वैल्यू ऑफ जी को 9.8 बनाते हैं। इट्स अ मॉडल, ये एक मॉडल है बस। डिफ़िकल्टीज इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग स्पेसक्राफ्ट ड्यू टू वेटलेसनेस की वजह से होती है।
हम पानी तो शक कर सकते हैं कि हर चीज़ वहाँ पे अपनी जगह मुअल्लक़ रहेगी। अ पर्सन स्टैंडिंग इन एलिवेटर विच गोज़ अप constant acceleration exert a push on a floor the elevator whose value is always greater than the speed। अगर एक पर्सन जो है वो एलिवेटर से अपवर्ड जा रहा होगा तो देख लीजिए उसका वेट बढ़ता हुआ फील होगा। अपवर्ड मोशन में क्या होता है, वेट ज़्यादा आता है। ये अपवर्ड थी, ये एड्रेस थी, ये केबल ब्रेक हो गई। या फ्री फॉल हो रहा है, ये अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड। डाउनवर्ड विथ सम एक्सेलरेशन, और अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो वहाँ पे फिर वेट और अपैरेंट वेट दोनों सेम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, 0। यहाँ पे ए 0 नहीं है, ए मौजूद है। तो अगर एक एलिवेटर कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करेगी तो भी उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, तो उसका रियल वेट और अपैरेंट वेट सेम आ रहा होगा। वेटलेस इन स्पेसक्राफ्ट इज ड्यू टू दी फ्री फॉल मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस फ्री फॉल मोशन की वजह से जो है, देख लीजिए यहाँ पे भी जो है वो ये फ्री फॉल मोशन में आई है एलिवेटर, तो ही यहाँ वेटलेसनेस आई है। Weight of a monkey in spacecraft orbiting around Earth is 0 because spacecraft is falling freely। बेचारे मंकी को बैठा दिया वहाँ पे। The weight of a person will if standing on an elevator, अगर एलिवेटर ascending uniformly यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है तो उसका वेट चेंज नहीं होगा। अगर यूनिफॉर्म स्पीड से वो असेंड कर रही है, ascending uniformly, उसका वेट चेंज नहीं होगा। वही वाली बात कि एलिवेटर या तो रेस में हो या यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही हो, दोनों में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो ये फार्मूला इसी के बराबर आ जाएगा। आप रख के देख सकते हैं, यहाँ पे इस फार्मूले में रख दें, इसमें रख दें। अगर ए को 0 कर दें इस फार्मूले में तो डब्ल्यू प्राइम क्या हो जाएगा, mg - 0, और mg क्या है, एक्चुअल वेट, तो उसी के बराबर आता है। भले ऊपर जाए नीचे जाए, दोनों सूरतों में वेट चेंज नहीं होगा। तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन ये हम पढ़ चुके हैं, इसमें तो कितना आता है, 4π² r। An object is hanging with spring balance in an elevator. What with reading the spring balance in the elevator descends, नीचे आ रही with uniform velocity। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आएगी तो उसका जो हैंग हुआ हुआ है 10 न्यूटन ऑब्जेक्ट, तो उसका वेट उतना ही रहेगा 10 न्यूटन। अगर यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से आती है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट होती है और उसका वजन कम हो जाता है। If the mass and weight of a body are m and w with respect to surface of the earth, the mass and weight of surface on the moon will be, तो मास में तो कोई चेंज नहीं आएगी। मून की वैल्यू ऑफ जी जो है g/6 होती है, तो वेट w/6 हो जाएगा, लेकिन मास उतना ही रहेगा। अच्छा सवाल है। वेट ऑफ अ बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज 0, ये बात हम कर चुके हैं। वही क्लास, तो यहाँ पे हमारे चैप्टर नंबर 6 के सारे MCQs हो जाते हैं। ओके, थैंक यू।